ये है हमारा सेठी परिवार, जो बिल्कुल हमारे भारतीय टिपिकल परिवार की तरह है, यानी कभी खुशी तो कभी गम। सेठी परिवार के बड़े हैं हमारे शंकर लाल, जो कि काफ़ी समझदार और सुलझे हुए किस्म के इंसान हैं। उनका एक नियम है कि वो रोज़ सवेरे कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं और कुछ चीज़ें उन्हें भी सिखाते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव से सीखी है। सवेरे सवेरे सब लोग आंगन में बैठे हैं और शंकर लाल सबको कुछ बता रहे हैं। गांधी जी ने बिना अहिंसा किए, बिना हथियार उठाए अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर निकाल दिया। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई हथियार नहीं उठाया बाबूजी? नहीं, उन्होंने सिर्फ हड़ताल करके सब कुछ ठीक किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने हड़ताल की जैसे वो कोई काम नहीं करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और केवल बैठे रहेंगे, रोड पर धरना मारे। वाह, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी इस तरह मान ले? हाँ, अहिंसा में बहुत ताकत होती है। यदि हम गुस्सा करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो उससे हमें ही नुकसान हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अहिंसा का ही मार्ग अपनाएं। वाह वाह, क्या बात कही आपने सच में। हाँ बाबूजी, आपकी बातें सुनकर ना मन प्रसन्न हो जाता है। सच में ऐसा लगता है कि कितना कुछ बाकी है, हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। मुझे तो आज बड़ा सबक मिला है कि कभी भी हिंसा का मार्ग सही नहीं होता, शांत रहकर भी काम करवा सकते हैं। बाबूजी, आपके पास कितनी समझ है, हम सबको आपसे सीखने की ज़रूरत है। दादाजी, हमें भी आज पता चला कि गांधी जी ने कैसे अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाला था। हाँ दादाजी, हम सबको गांधी जी के विचारों पर चलने की ज़रूरत है, तभी आज की पीढ़ी आगे बढ़ सकती है और अपना भविष्य बना सकती है। हम भी आज से कोशिश करेंगे कि हम भी गांधी जी के विचारों को अपना सके। शाबाश मेरे बच्चों। आपको भी अच्छा लग रहा होगा ना इस तरह के विचारों को सुनकर और गांधी जी के बारे में जानकर। आप भी सोच रहे होंगे कि हमें भी उनके विचारों पर चलने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी बरखा और जानवी केवल सोच नहीं रहे थे, उनके मन पर तो शंकर लाल की बातों का सच में गहरा असर हो गया था। जी, मैं तो सच में गांधी जी को बहुत मानने लग गई हूँ। मुझे लगता है कि हम सबको उनके कदमों पर चलने की ज़रूरत है। तो सही कह रही है बरखा। आज से मैं कोशिश करूँगी कि मैं अहिंसा का सहारा लूँ और जितना भी हो सके किसी भी मसले को शांति से हल करूँ। मैं अभी से इस तरह चलने की कोशिश करूँगी। जी। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी हो, खाना बन गया कि नहीं? सब लोग आते होंगे। जी माँ जी, बस अभी बना रहे हैं। हाँ बरखा, तुम आलू काट लो, मैं दाल चढ़ा देती हूँ। अरे एक मिनट, आज आलू खाने का मन नहीं है मेरा। ऐसा करो, गोभी की सब्जी बना दो। गोभी की सब्जी है ही नहीं माँ जी, आज आलू खा लीजिए ना, कल हम गोभी बना लेंगे, ठीक है? अब वो ठीक है, लेकिन आज मेरा आलू खाने का बिल्कुल मन नहीं था। अरे पर बरखा, हमें अहिंसा का सहारा लेना है ना, शांत हो जाओ। मैं अभी गोभी लेकर आती हूँ माँ जी। सच बेटा? ठीक है, फिर लेकर आओ। जानवी बाजार से गोभी लेकर आती है और बना देती है। लेकिन उन दोनों ने भी आलू न डालने की जिद पकड़ ली थी, इसलिए अब वो किसी में भी आलू नहीं डाल रही थी। अरे जानवी, बरखा, ये आलू मटर की सब्जी में आलू तो है नहीं। अरे छोड़ो ना, आलू के पराठे में भी आलू नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ, पिछले हफ्ते से तुम दोनों ने एक बार भी आलू नहीं बनाए। माँ जी ने ही तो कहा था उन्हें आलू नहीं खाने हैं, तो हमने सोचा जब तक आलू को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक उसे इस घर में, इस रसोई में जगह नहीं मिल जाती, तब तक नहीं बनाएंगे। क्या? अरे मैंने तो बस उसी दिन के लिए कहा था कि आज मेरा मन नहीं है आलू खाने का। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैंने आलू को जेल की सजा सुना दी है। लेकिन हम भी आपको यही समझा रहे हैं कि आलू कोई बुरी चीज़ नहीं है। आपने उसे उस दिन ना स्वीकार करके बहुत गलत किया, इसलिए हमने उसे इंसाफ दिलाने के लिए 8 दिनों से उसे हड़ताल पर रखा है। हमने अहिंसा का सहारा लिया था, हमने बाबूजी की बात को समझ लिया है। अब से हम गुस्सा नहीं करेंगे, अहिंसा का मार्ग अपनाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुस्से से ज़्यादा इन लोगों की अहिंसा पद्धति हमें परेशान करने वाली है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हे भगवान, हमें इनसे बचाना। जानवी और बरखा पर गांधी जी के विचारों का कुछ ज़्यादा ही असर हो गया था। अब वो किसी भी बात को सुलझाने के लिए हड़ताल का सहारा लिया करती थी। अब ये बात अच्छी थी या बुरी, ये तो वक्त ही बताने वाला था। अरे ये हमारी पड़ोसन को देखो, पता नहीं क्या हो गया। जब देखो हमारे दरवाजे पर कचरा फेंकती रहती है। मैं जाकर बात करती हूँ उससे अभी। नहीं माँ जी, ऐसा करना गांधी जी के विचारों के खिलाफ है। हमें अहिंसा के साथ उनका विरोध करना चाहिए। अरे इसमें अहिंसा कहाँ से आ गई? मैं बस उससे जाकर बात करने वाली हूँ और कहने वाली हूँ कि हमारे यहाँ कचरा ना फेंके। मैं कौन सा उसके घर जाकर बम फेंकने वाली हूँ? नहीं माँ जी, हम कचरे की हड़ताल करने वाले हैं। अब आज से अगर वो यहाँ कचरा फेंकेगी तो हम उठाएंगे ही नहीं, और जब तक पड़ा रहेगा तब तक पड़ा रहेगा।
और फिर उन्हें अपने आप एहसास हो जाएगा कि वो क्या कर रही थी। अरे इतने दिन कचरा पड़ा रहेगा तो तकलीफ तो हमें होगी ना। माँ जी, कचरे की बदबू से उन्हें भी तो परेशानी होगी ना, तभी तो एहसास होगा कि वो कितना गलत कर रही थी, है ना जीजी? बिल्कुल सही कहा। अरे क्या सही कहा, उससे ज़्यादा हमें तकलीफ होगी। ये बात तुम लोग क्यों नहीं समझ रही हो? माँ जी, ऐसी लड़ाइयों में खुद को भी तकलीफ तो होती ही है, पर हमें अहिंसा से ही काम लेना है। हे भगवान, क्या करूं इन दोनों का। जानवी और बरखा का अहिंसा का पागलपन उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन से उन्होंने कचरा नहीं उठाया और उसके अगले दिन भी नहीं। अब तो कचरे की बदबू से पूरा घर परेशान हो चुका था। अरे इस बदबू से मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। हाँ भैया, सच कह रहे हैं। तुम दोनों के इन हड़ताल के चक्कर में कहीं हम अस्पताल ना पहुंच जाए। अहिंसा की लड़ाई में ऐसे छोटे मोटे त्याग तो करने ही पड़ते हैं। अरे इससे अच्छा तो हम उसे कह ही देते हैं, वो समझ जाएगी। नहीं नहीं बाबूजी, आप ही ने तो सिखाया था कि किसी पर गुस्सा नहीं करना, हथियार नहीं उठाने। हम लगातार हड़ताल करते रहेंगे। घर वालों की बहुत समझाने पर भी दोनों टस से मस नहीं हो रही थी। एक हफ्ता बीतने के बाद अब कचरे से पूरा मोहल्ला परेशान हो चुका था और आखिरकार उनकी पड़ोसन नाक बंद करते हुए आती है। अरे सुधा, मुझे बोल दिया हो तब मैं खुद उठा लेती कचरा यहाँ से। मुझे क्या पता था ये दोनों कचरा ना लेने की हड़ताल पर चली जाएंगी। अरे पूरे मोहल्ले को बदबूदार बना दिया है। आज के बाद फेंकेंगी नहीं ना कचरा? अरे मैं तो तुम लोगों के घर के आगे अब देखो भी ना, कैसी पागल बहुएं हैं तुम्हारी। जो लोग अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं अक्सर लोग उन्हें पागल ही कहते हैं। अरे इनका इलाज करवाओ सुधा, चलती हूँ मैं। देखा माँ जी, हमारे अहिंसा का नतीजा कैसे खुद ही सुधर गई वो। अरे चुप करो तुम दोनों। किसी को हमारी हड़ताल पर विश्वास ही नहीं है भाभी। पड़ोसियों तक तो फिर भी ठीक था कि वो हड़ताल का सहारा ले रही थी, लेकिन अब तो इन दोनों ने घर वालों पर भी हड़ताल का वार शुरू कर दिया था। अरे जानवी, मेरा फ़ोन कहाँ रखा है तुमने? मिल नहीं रहा। मैंने तो यहीं कहीं रखा था। प्लीज़ जल्दी से ढूंढ दो ना, मुझे ऑफिस का एक ज़रूरी मेल आना है। अरे मैं अपनी सहेली से बात कर रही हूँ ना अभी फ़ोन पे। अरे तो कुछ देर बात कर लेना, पहले मेरा फ़ोन ढूंढ दो ना, जल्दी करो जानवी। जानवी फ़ोन रखकर विकास का फ़ोन ढूंढने लगती है और मुझसे अब कुछ भी नहीं कह रही थी। अरे तुमने ढूंढ दिया मेरा फ़ोन, थैंक यू। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा क्या? मैंने तुमसे कहा कि पहले मेरा फ़ोन ढूंढ दो। सॉरी यार, थोड़ा अर्जेंट था ना इसलिए। प्लीज़ मान जाओ ना। अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जानवी मुंह से कुछ भी नहीं कह रही थी। उसने एक कागज़ और पेन लिया और उस पर कुछ लिखने लगी। अरे क्या लिख रही हो? ये क्या लिखा है तुमने? मैं मौन व्रत पर चली गई हूँ, आपसे तब तक बात नहीं करूँगी जब तक हम औरतों का हक नहीं मिल जाता। अरे मौन व्रत पर क्यों चली गई हो? मैंने तुमसे ऐसा भी क्या कह दिया? मैं बरखा से भी कहूँगी, औरतों के बात करने के हक को छीना जा रहा है, इसलिए 1 हफ्ते का मौन व्रत रखेंगे। हे भगवान, अब क्या ही कहूँ मैं तुमसे। जानवी और बरखा ने मौन व्रत धारण कर लिया था और किसी से बात नहीं कर रही थी। अरे ये दोनों कितने दिनों से मौनी बाबा बनी हुई है। अरे कुछ तो कहो इन दोनों से, कब तक ये सब चलेगा? आजकल तो इनसे कुछ भी कहना दुश्वार हो गया है। कुछ भी कहो तो हड़ताल पर चली जाती है। इस बार तो ये मौन हड़ताल पर चली गई हैं। इससे तो अच्छा था कि ये दोनों गुस्सा और हिंसा ही करती थी, कम से कम हमारे नाक में दम तो नहीं किया करती थी। अब इनकी हड़ताल तोड़े तो तोड़े कैसे? अब क्या नोटिस लिख कर दे कि हाँ ये दोनों जब चाहे अपनी सहेलियों से बात कर सकती है, या नोटिस बोर्ड पर लिख दे? पता नहीं क्या करना पड़ेगा अब इनकी मौन व्रत की हड़ताल को तोड़ने के लिए। यहाँ बरखा और जानवी की मौन व्रत की हड़ताल जारी थी। वहीं उनके बच्चों के स्कूल में माता पिता को मीटिंग के लिए आना था। पापा, अब मम्मी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, कैसे स्कूल में टीचर से बात करेंगी? अरे वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा, कैसे मनाए तेरी मम्मी को, कैसे तोड़े इनका मौन व्रत? एक काम करो विकास और कमल, तुम दोनों रोशनी और अनुज के स्कूल में चले जाओ इन दोनों के साथ। ये दोनों सुनेंगी तो सही, और जवाब तुम दोनों दे देना, ठीक है? हाँ पापा, ये सही रहेगा। हाँ, इससे बात भी हो जाएगी और मीटिंग भी। तुम दोनों इस चीज़ के लिए तैयार हो ना? बरखा और जानवी ने मौन व्रत की हड़ताल नहीं तोड़ी और अपने बच्चों के साथ उनके स्कूल में चली गई। रोशनी ने तो बड़ा ही अच्छा प्रोग्रेस किया है। जी जी, सब कुछ आपकी मेहरबानी है। स्कूल टीचर्स इतना ध्यान देते हैं, इसलिए तो बच्चे स्कूल में आगे बढ़ पाते हैं। जानवी जी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं, आपको कोई शिकायत है क्या हमसे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस जानवी को शांत रहना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, रोशनी आपको मम्मी डांटती है जब आप शरारत करती हो तो?
वो क्या है ना, यहाँ जो भी बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि उनकी मम्मी बहुत डांटती है उन्हें। अरे वो तो खुश नसीब है कि उनकी मम्मी डांटती है, मेरी मम्मी तो हड़ताल पर चली जाती है। क्या? इसका मतलब है जानवी बहुत प्यार से समझाती है रोशनी को। अच्छा, वैसे भी काफ़ी शांत स्वभाव की लग रही हैं, कुछ बोल भी नहीं रही। अरे इसकी हड़ताल की वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जानवी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम रोशनी पर अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, फिर अगर उनके पास कोई सवाल नहीं है तो आप जा सकते हैं। जी सॉरी अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा हो तो। वो ज़रा जानवी जी थोड़ी शर्मिली है ना, बस। चलो रोशनी बेटा। टीचर से मिलने के बाद रोशनी और विकास बहुत परेशान थे, लेकिन अभी भी जानवी ने अपनी हड़ताल नहीं छोड़ी थी। पापा, मेरी टीचर को बहुत बुरा लगा है, मम्मी ने उनसे बात तक नहीं की। जानवी, अब तुम्हारा बहुत हो गया है। मैंने तुमसे ऐसा क्या कह दिया? यही कहा ना कि अपनी सहेली से बाद में बात करना, तो इस बात को हड़ताल पे ले लिया। ठीक है, तुम नहीं तोड़ोगी ना अपनी हड़ताल, तो अब तुम्हें बाबूजी ही एक और अहिंसा का पाठ पढ़ाएंगे। विकास और कमल अब जानवी और बरखा की हड़ताल से थक चुके थे, इसलिए अब उन्हें एक नया पाठ पढ़ाना ज़रूरी था। जैसे ही वो सब घर पहुंचे, वैसे ही उनके ससुर जी बड़े ही गुस्से में दरवाजे पर खड़े थे और पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ था, गरम दल भगत सिंह जी। रुक जाओ दोनों, अगर तुमने आज ये हड़ताल का भूत नहीं छोड़ा तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और इसमें हम भी बाबूजी के साथ हैं। अरे लेकिन अहिंसा का क्या बाबूजी? अहिंसा नरम दल वालों के लिए है, और आज मैं तुम्हें भगत सिंह के गरम दल का पाठ पढ़ा रहा हूं। अगर तुम दोनों ये बेफिजूल की बातों पर हड़ताल करना नहीं छोड़ोगी तो मैं भगत सिंह की तरह सब कुछ तहस नहस करना भी जानता हूं। समझी दोनों? बाबूजी, हम तो मजाक कर रहे थे। नहीं भाभी? हाँ, और नहीं तो क्या, हम तो यूं ही आप सबके साथ बस मजाक कर रहे थे। हम तो आज ही मौन व्रत की हड़ताल को तोड़कर आपसे बात करने वाले थे और कहने वाले थे सरप्राइज। ओहो, लगता है इन्हें भगत सिंह वाला पार्ट जल्दी ही दिमाग में बैठ गया बाबूजी। मुझे भी यही लगता है, कभी अहिंसा से काम ना बने तो तलवार उठानी पड़ती है बेटा। तो मम्मी, अभी आप खाना बना रही हो कि उसकी भी हड़ताल है? चुप कर, हड़ताल अभी से किसी भी चीज़ की नहीं होगी। हाँ बेटा, अब से मैंने लाठी जो हाथ में ले लिया। पर एक बात अच्छी हुई है इनकी हड़ताल से। वो क्या माँ? अरे हमारी पड़ोसन उस दिन के बाद कभी हमारे दरवाजे पर कचरा नहीं फेंकती। देखा माँ जी, हमने कहा था ना हड़ताल से फ़ायदा तो होता है। आप कहे तो नहीं, फिर से ये हड़ताल का किस्सा शुरू मत कर देना प्लीज़। अगर फिर से ये सब किया ना तो मैं खुद हड़ताल पर चली जाऊंगी, सच में। हाँ, फिर तो बन जाएगा ये हड़ताल पे ससुराल। अरे सरला, कहाँ हो भाई? पूरी कॉलोनी को जिम ज्वाइन करा के खुद मंडली छोड़कर भाग खड़ी हुई क्या? अरे नहीं, वो बात बिल्कुल नहीं है। तुम तो जानती हो मुझे एक्सरसाइज करना, फिट रहना कितना पसंद है। बस आजकल ना समय ही नहीं निकाल पा रही हूँ तुम लोगों के साथ जिम आने का। अरे ये क्या बात हुई भला? बेटे की शादी करके मैं तो रिटायरमेंट का मजा लूंगी, ये बात तो तू ही कहा करती थी ना, फिर क्या हुआ? बस मेरे घर की कहानी तू ना ही पूछे तो बेहतर होगा। जब शादी करके इस घर में आई थी ना, तब से दिन के कम से कम 10 घंटे रसोई में बिता रही हूँ। पहले तो सास एक नंबर की चटोरी मिली, आधा जीवन उनकी फरमाइश पूरी करने में बीत गया और बाकी का बचा आधा जीवन बच्चों की फरमाइश में। अब 55 साल की उम्र में बड़े अरमानों से बेटे की शादी करके बहू लाई थी कि कम से कम अब तो सुकून से 2 रोटी खाने को मिलेगी। लेकिन भाई किसी किसी की किस्मत ना भगवान काली स्याही से ही लिखते हैं। मेरे जीवन में तो सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे अपने लिए थोड़ा समय निकलेगा, इसी खुशी में मैंने तुम सबके साथ मिलकर किटी पार्टी, जिम, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज की। लेकिन देख, मैं ही नहीं पहुंच पा रही हूँ। अरे लेकिन हुआ क्या, ये तो बता। तेरी बहू खाना नहीं बनाती क्या? अरे बहू खाना तो तब बनाएगी ना जब उसे खाना बनाना आता होगा। एक नंबर की बोडम है मेरी बहू। खाना बनाना तो दूर की बात है, लाइटर से गैस जलाने को बोलो ना तो वो भी 3 फुट दूर से जलाती है। ऐसा लगता है गैस कूद के उसके ऊपर चढ़ जाएगी जैसे। एक कप चाय तक का सुख नहीं है उसके हाथ से पीने का। पिछले 1 महीने से चाय बनाना सिखा रही हूँ, आज तक एक ढंग की चाय नहीं बना पाई वो। अरे बहन, लेकिन तू तो कह रही थी तेरी बहू पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, पेंटिंग जानती है। हाँ,
हाँ, ये सब जानती है, पढ़ी लिखी भी है और अपने कॉलेज की मेरिट स्टूडेंट है। लेकिन ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या मैं अचार डालूं जो मुझे एक कप चाय का भी सुख ना मिले? अगर तेरी बहू एक कप चाय भी नहीं बना सकती तो क्या तू जीवन भर उसे बिठा कर खिलाएगी? एक मेड क्यों नहीं रख लेती जो आकर खाना बनाए, पूरे परिवार की समस्या ही हल हो जाए? इतना आसान नहीं है वृंदा। अरे कोई ढंग का खाना बनाने वाली कुक मिलती ही नहीं। किसी को रोटी ढंग से बनानी नहीं आती तो किसी को सब्जी, और सबसे बड़ी बात, मेरे दोनों बच्चे और पति देव किसी भी मेड को 2 दिन से ज्यादा टिकने ही नहीं देते। कुल मिलाकर खाना पीना सब मेरे ही जिम्मे आ गया है। और सबसे बड़ी बात, उसे खाना बनाना तो आता नहीं, पर शौक इतने बड़े बड़े। दिन भर कभी कहेगी मम्मी जी चिप्स खिला दो, कभी कहेगी आलू के पराठे बना दो, कभी पूड़ी तो कभी कचौड़ी। अरे समय ही कहाँ बचता है तुम लोगों से मिलने का। सहेली की बात सुनकर वृंदा को अब बड़ी चिंता हो गई थी। घर जाकर वो अपने पति शंभू से कहती है, सुनते हैं जी, मेरी सहेली सरला है ना, बड़ा फ्रॉड हो गया उसके साथ। अरे क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड का भी अकाउंट खाली हो गया क्या? जरूर किसी को अपना OTP बताया होगा। अरे नहीं, वो वाला फ्रॉड नहीं। अरे बेटे की शादी करके बहू लाई थी बेचारी, कितनी खुश थी। अरे उसी ने तो जिद करके हम सबको जिम ज्वाइन करवाया कि अब बहुत जी लिए परिवार के लिए, अब खुद के लिए जिएंगे। जिम ज्वाइन करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, किटी करेंगे। लेकिन वो बेचारी तो बड़ी बुरी फंस गई। उसकी बहू है ना, उसे एक कप पानी भी गर्म करना नहीं आता। घर संभालना तो बहुत दूर की बात है। वो बेचारी पहले 4 लोगों का खाना बनाती थी, अब 5 का बना रही है। अरे भाई तो क्या हो गया, बहू भी तो बेटी होती है, बनाकर खिला भी रही है, तो इसमें फ्रॉड वाली क्या बात है? अरे कमाल की बात करते हैं जी आप। इंसान सारी उम्र घर गृहस्थी में पीसने के बाद इसी उम्मीद से तो बहू लाता है ना कि अपनी जिम्मेदारियां उसे सौंप कर कुछ दिन सुकून से जिएंगे। आप लोग भी तो 60 साल की उम्र के बाद ऑफिस से रिटायरमेंट ले लेते हो ना, तो हम औरतें क्या इंसान नहीं है? हमें 2 पल का आराम नहीं चाहिए? अरे भाग्यवान, तुम अपनी सहेली के घर का झगड़ा मुझ पर क्यों थोप रही हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहे अपनी बहू से रोटी बनवाओ या घर सजवाओ, मुझे इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? हमें तो 2 रोटी चाहिए, समय से खाने को मिल जाए बस। अब तुम बनाओ या तुम्हारी बहू, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे घर अगर सल्ला जैसी बहू आ गई ना तो मुझे जरूर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए अब मैं अपने बेटे के लिए जो भी लड़की देखने चाहूंगी उससे शुरुआत में ही पूछ लूंगी, खाना बनाना जानती है या नहीं। अरे कोई 2-4 दिन की बात थोड़ी ना है। जीवन भर बहू को बिठाकर रोटियां खिलाने की ताकत मुझ में तो नहीं है भाई। कुछ दिनों में वृंदा अपने बेटे दिव्या के लिए दीक्षा को देखने उसके घर जाती है। लड़की तो बहुत अच्छी है मम्मी, मुझे बहुत पसंद है। अरे चुप रह तू, शक्ल से कुछ नहीं होता बेटा, हम सोच समझ कर ही जवाब देंगे। बेटा घर के काम करना तो जानती हो ना। देखो शादी के बाद चाहे लड़की नौकरी करे या ना करे, लेकिन घर के काम तो हर लड़की को करने ही पड़ते हैं। तुम घर गृहस्थी के काम, खाना बनाना सब जानती हो ना बेटा? जी मैं खाना बनाना जानती हूँ और घर के सारे काम भी कर लेती हूँ। फिर ठीक है, हमें लड़की पसंद है भाई। सारी बातें क्लियर करने के बाद वृंदा दीक्षा को बहू बनाकर अपने घर ले आती है। शादी के 1 सप्ताह के बाद। दीक्षा बहू, वैसे तो तुम खाना बढ़िया बना लेती हो भाई, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा ही आ जाता है हमको। लेकिन एक बात बताओ, ये रोज रोज तुम चावल बनाकर क्यों रख देती हो? अरे भाई इतना चावल का शौकीन कोई नहीं है घर में। वो तो शुरू में संकोच में कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, वरना हमारे घर में तो चावल कभी हफ्ता 10 दिन में 1 ही बार बनता है। तुम ऐसा करो बेटा, अब कल से ना रोटियां सेक लिया करो। क्या रोटियां? हाँ बेटा रोटियां। लेकिन रोटी का नाम सुनकर तुम ऐसे क्यों चौंक रही हो, जैसे तुमने पहली बार ये नाम सुना हो? वो माँ जी, क्या है ना कि रोटी बनाने के लिए पहले तो आटा गूंदना पड़ता है। हाँ तो गूंद लो ना, किससे रोका है? नहीं वो क्या है ना, मैं आटा नहीं गूंद पाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं गूंद पाओगी? ऐसा भी क्या रॉकेट साइंस है इसमें? नहीं माँ जी वो बात नहीं है, वो क्या है ना मेरी कमर में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने मुझे आटा गूंथने से मना किया है। अरे भाई अभी कल तक तो तुम बिल्कुल भली चंगी थी, दौड़ दौड़ कर सारे काम कर रही थी। अभी अचानक से तुम्हारी कमर में दर्द कैसे हो गया? और आज से पहले तो तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कमर में दर्द रहता है। हाँ वो दर्द तो रहता है माँ जी,
मैंने सोचा क्या आपको परेशान करना, बस इसीलिए आपको नहीं बताया था। प्लीज़ आप चावल खाकर काम चला लीजिए ना। अब बहू के कमर दर्द की बात सुनकर तो सास के पास चावल खाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। अरे मम्मी क्या है ये, अभी आलू बैंगन की सब्जी के साथ मैं चावल खाऊंगा क्या? ठीक है, छोले राजमा कड़ी के साथ इंसान चावल खा लेता है, लेकिन अब सूखी आलू बैंगन और आलू परवल के साथ भी मुझे चावल खिलाओगे? अरे बेटा, इस बात का जवाब तो अपनी बीवी से ही मांग। खाना तो वही बना रही है ना आजकल। माँ का जमाना गया बेटा, अब अच्छा बुरा जो भी कहना है बीवी से कहा करो। क्या है दीक्षा, तुम रोज रोज चावल बनाकर रख देती हो। पहली बात तो तुम ये सुन लो, मुझे चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। और ठीक है, कभी कभार टेस्ट के लिए खा सकते हैं, लेकिन ये दिन के तीनों टाइम चावल खाना मेरे बस का नहीं है। देखिए दिव्या जी, मैं पहले ही माँ जी को बता चुकी हूँ कि मैं रोटी इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि रोटी बनाने के पहले आटा गूंथना पड़ता है और मैं आटा नहीं गूंथ सकती। क्यों नहीं गूंथ सकती? आटे में ऐसा क्या है? मैंने बताया था माँ जी को, मेरी कमर में दर्द रहता है। आटा मलने से मेरी कमर का दर्द और भी बढ़ जाता है। देख बेटा, ऐसा है कि अभी 25 साल की उम्र में अगर तेरी कमर में दर्द रहने लगा है ना, तो तू जाकर पहले डॉक्टर को दिखा दे। घर के काम तो होते रहेंगे, और बेटा ये कोई 2-4 दिन की तो बात है नहीं। इस घर में जीवन भर कोई चावल खाकर काम नहीं चला सकता। इसलिए कमर के दर्द का इलाज कराओ और तरीके से रोटी सब्जी बनाकर सबको खिलाओ। कौन सा शहर में डॉक्टरों का अकाल पड़ा है? वहाँ जरा सा कमर का दर्द ही तो है, कितने दिन रहेगा? अरे ये माँ जी तो किसी भी तरह से बोतल में उतरने को तैयार ही नहीं हो रही। अब क्या करूँ मैं? लग रहा है ये कमर दर्द का बहाना ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ऐसा करती हूँ, कुछ और बहाना बना देती हूँ। अगले दिन माँ जी मैंने डॉक्टर को दिखा दिया और डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, 10-15 दिन दवाई खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। चल ठीक है, 10-15 दिन और सही। फिलहाल तो 10-15 दिन के लिए ये मुसीबत टल गई, लेकिन ये खतरा इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। जल्दी से कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। 10 दिन बाद। अरे बहू, ये तेरे हाथ में क्या हो गया? पट्टी क्यों बांध रखी है? क्या बताऊं, आज दोपहर में आप सो रही थी ना, तो मैं किचन में अपने लिए नींबू पानी बनाने के लिए उठी थी। बस उसी समय चाकू से मेरी उंगली कट गई, बहुत खून बहा है। फिलहाल तो मैंने पट्टी कर लिया, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। अरे बेटा, सावधानी से काम करना चाहिए ना। चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन में तो उंगली ठीक हो ही जाएगी। तब तक आप लोग चावल से काम चला लोगे ना? हाँ बेटा, चला लेंगे, अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आटा गूंथने से बचने के लिए दीक्षा हाथ की उंगली कटने का नाटक करती है और इस तरह एक सप्ताह और बीत जाता है। अरे बेटा, अभी सुबह तक तो तूने उंगली में पट्टी बांध रखी थी, अभी बैंडेज हटाई तो गरम पट्टी लपेट ली। चक्कर क्या है? क्या बताऊं माँ जी, लगता है मेरा समय खराब चल रहा है। मेरी वो उंगली तो ठीक हो गई, लेकिन आज बाथरूम में नहाते समय मैं फिसल कर गिर पड़ी और मेरा हाथ जाकर जमीन में लग गया। बहुत सूजन आ गई है माँ जी, और बहुत दर्द भी हो रहा है, हाथ उठाया ही नहीं जा रहा। अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है? जब से मैंने बहू को रोटियां बनाने के लिए कहा है, रोज कुछ ना कुछ इसको हो ही रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोटी बनाने से बचने के लिए ये सारा नाटक चल रहा है? अगले दिन। देख बहू, जिस दिन से मैंने तुझे चावल की जगह रोटियां बनाने के लिए कहा है ना, तब से रोज तेरे हाथ में कुछ न कुछ हो जाता है। इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ जितना तू मुझे समझ रही है। चुपचाप अपना सच स्वीकार कर ले, वरना मैं तुझे लेकर कल सीधा हॉस्पिटल जाने वाली हूँ और वहाँ डॉक्टर सारा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है? मैं बताती हूँ ना आपको, सच्ची बात ये है कि मुझे आटा मलना नहीं आता और मुझे ना इस काम से सख्त नफरत भी है। इसलिए आटा मलने से बचने के लिए मैं रोज चावल बना देती हूँ। पर काम चोरी की भी हद होती है भाई। खाना तू बना रही है तो आटा मलने के लिए क्या ऊपर से फरिश्ते उतर के आएंगे? अब ड्रामेबाजी बंद कर और कल से चुपचाप आटा लगाकर रोटियां बना लेना। मैंने कहा ना माँ जी, मैं रोटियां तभी बनाऊंगी जब आटा गूंथकर कोई मुझे देगा, वरना रोटी खाने का सपना तो आप भूल ही जाइए। मैं आपके घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं हूँ जिसके ऊपर आप धौंस चलाकर कुछ भी काम करवा लेंगे। लो, ये तो सरला के घर वाली कहानी मेरे घर में भी दोहराई जानी शुरू हो गई। अरे मैंने इतना छान छान के बहू लाई, लेकिन फिर भी मुझे मिला किरकिरा ही। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अरे मम्मी, अगर उसको आटा गूंदना नहीं आता तो आप आटा मल कर दे दिया करो ना उसको, बाकी काम तो वो कर रही है ना। अरे तेरी जवान बीवी आटा नहीं गूंद सकती,
और तू नालायक यहाँ अपनी बूढ़ी माँ पर हुक्म चला रहा है। शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है। अरे इतना ही जोश चढ़ा है तो जाकर अपनी बीवी से बोल, उससे कह कि थोड़ा हाथ पैर हिलाए और घर के काम सीखे। पिछले 1 महीने से रोज रोज चावल खाकर वृंदा भी थक चुकी थी, इसलिए फिलहाल तो उसने बहू को आटा गूंथ कर दे दिया। 3 दिन बाद, देख बहू, अब मैं 3 दिन से दिन में 3-3 बार तेरे सामने खड़े होकर आटा गूंथ रही हूँ ना, अब तो तुझे आता ही होगा आटा गूंथना है। ऐसा कौन सा गणित का सूत्र याद करना है आटा मलने के लिए? तू कोशिश करके देखेगी ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे आटा गूंथना ना आए। देखो दिव्या, आज तुम्हें फिर से चावल ही खाने होंगे, क्योंकि माँ जी ने आटा गूंथ कर देने से मना कर दिया है, और जब तक वो आटा नहीं मलेंगे मैं रोटी नहीं बना सकती। अरे मैं तो परेशान हो गया हूँ तुम दोनों सास बहू की रोज रोज की इस आटा महाभारत से। ऐसा करो, रोटी बनाने के लिए एक मेड लगा लो। तुम लोगों की रोज रोज की कहानी सुनने से तो अच्छा है कि 2-3 हज़ार रुपए की एक मेड ही लगवा ले। कम से कम सुकून से गर्मा गर्म रोटी तो खाने को मिलेगी। हाँ ठीक है, खर्च करो पैसे और खाओ गर्मा गर्म रोटी। मैंने भी कोई जीवन भर सबको रोटियां बेल कर खिलाने का ठेका नहीं ले रखा। अगले दिन एक काम वाली घर पर आती है। देख, बाकी का काम करने के लिए तो घर में पहले से ही काम वाली लगी हुई है, हमें बस रोटियां बनवानी है। तू बता, रोटी बनाने का कितना लेगी? मेम साहब, ऐसा है कि मैं रोटी तो बना के देगी, लेकिन आटा गूंथना मेरे को एकदम ही पसंद नहीं है, इसलिए आटा तुमको ही गूंथ कर देना पड़ेगा। तुम आटा लगा कर देगी तो मैं फटाफट रोटी बनाकर खिला देगी। ला कर लो बात। अब तुझे भी आटा गूंथ कर मैं दूं तो तुझे क्या फोड़े पर घिसने के लिए बुलाया है मैंने? सारी महाभारत तो आटे की ही है और तू कह रही है कि तू आटा नहीं मिलेगी। और ये तो वही बात हो गई ना कि नौकरों को चाकर चाहिए तब काम होगा। जा, हमें नहीं बनवानी तुझसे रोटी। अरे मम्मी, आटा गूंथने में ऐसी क्या दिक्कत है कि उससे हर कोई दूर भाग रहा है? बताइए, पैसे लेकर काम वाली भी आटा गूंथने को तैयार नहीं है। बिल्कुल हद हो गई अब तो। अच्छा, तुम्हें इतना ही आसान काम लगता है तो खुद क्यों नहीं गूंथ लेते? मैं अपने ब्रांच का हेड हूँ। मैं अगर इतनी बड़ी ब्रांच को अकेले हैंडल कर सकता हूँ ना, तो तुम्हारा आटा भी गूंथ सकता हूँ। लाओ, दो मुझे आटा, मैं गूंथ कर दिखाता हूँ। पत्नी के उकसाने पर दिव्य एक बर्तन में आटा और पानी लेकर आटा गूंथने के लिए खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी, ये तो सारा आटा मेरे हाथ में चिपक गया। क्या बवाल है ये? अरे आटा है, घूरने से नहीं गूंथने से सेट होगा। थोड़ा और पानी मिला इसमें। माँ की इतना कहते ही दिव्य पूरा लोटा पानी आटे में उड़ेल देता है। अरे मम्मी, ये परात में तो पानी की नदी बन गई है। अरे बेटा, थोड़ा आटा मिला इसमें, क्या कर दिया तूने आटे का? अब तो बेचारा दिव्य अगले आधे घंटे तक कभी आटे में पानी मिलाता तो कभी पानी में आटा। आखिरकार आधे घंटे बाद थक कर वो आटे की परात को दूर धकेल देता है। मम्मी, आप ही गूंदो। बस निकल गई ना सारी हिकड़ी। आज के बाद मुझ पर प्रेशर मत बनाना रोटियां बनाने के लिए। खुद से एक काम नहीं होता और चले मुझे बातें सुनाने। जब तुम जवान बच्चे हिम्मत हार गए तो मुझसे तो कोई उम्मीद ही मत करना। अरे सीनियर सिटीजन की कुछ इज्जत होती है या नहीं? अरे भैया, खतरों के खिलाड़ी खेल लिया हो तुम सबने, तो अब कोई बताएगा कि कब तक रोटियां बन जाएगी? अरे पापा, छोड़ो ना ये रोटी वोटी का चक्कर। दीक्षा बिल्कुल ठीक कहती है, चावल बना लेते हैं। और पता है, इतने दिनों से चावल खाते खाते अब मुझे ना चावल ही अच्छे लगने लगे हैं। बेटा, सुना तो था कि समय आने पर लोग गधे को बाप बना लेते हैं, लेकिन देख आज रहा। ठीक है बेटा, जीते रहो जीते रहो। काजल के ससुराल में सब उसे बहुत सम्मान और मान देते हैं। हर चीज़ में उसकी राय ली जाती है और उसके पसंद का खूब ख्याल रखा जाता है। एक रोज़ रामावतार 2 साड़ी खरीद कर लाते हैं और रूपा से कहते हैं, भाग्यवान, साड़ी लाया हूँ आपके लिए। बाजार से लौटते वक्त नज़र पड़ गई थी और एक ही नज़र में इतनी भाग गई कि लेने पर मजबूर हो गया। चलो, इसी बहाने कभी कुछ लाए तो मेरे लिए, वरना आज तक तो कभी कुछ नहीं लेकर आए हो। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। रूपा दोनों साड़ियों को अपने बदन पर लगाकर देखती है। तभी वहाँ काजल आ जाती है और उसकी नज़र साड़ी पर टिक जाती है। बहू, ये साड़ी तेरे लिए है। सच मम्मी जी, कितनी सुंदर है। मेरी नज़र तो हट ही नहीं रही। कल मैं अपनी सहेली की शादी में यही पहनूंगी। काजल साड़ी लेके अपने कमरे में चली जाती है। तब रामावतार कहता है, ये क्या, अभी तो खुद के लिए पसंद कर रही थी और बहू को उठा कर दे दी। अरे बहू पहले है, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर हम उसकी पसंद का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? इस घर में कुछ भी आएगा तो सब उसके लिए आना चाहिए।
मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। ओहो, बहू को तो कुछ भी बोलो तो लपक कर चिल्लाने आ जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रितेश दुकान पर जा रहा था और काजल उसे देखकर कहती है, देवर जी आज आते वक्त पानी पूरी लेकर आइएगा ना। हाँ भाभी, ले आऊँगा। और कुछ भी खाना हो तो बोल देना। बहुत दिन हो गए बाहर का कुछ नहीं खाया, घर में खाना बना बना कर मैं थक गई हूँ। ऐसा है तो चलते आज बाहर खाने, पहले बोल देती है आप। ठीक है, तो मैं तैयार हो जाऊंगी। शाम होते ही रितेश सबके लिए पानी पूरी पैक करवाता है। तभी उसकी नज़र प्याज की भजिया पर पड़ती है और वो खुद से कहता है, भाभी को तो प्याज की भजिया बहुत पसंद है, ये भी ले चलता हूँ, गर्मा गर्म तल रहे। रितेश पानी पूरी और भजिया लेकर घर आता है जहाँ काजल का भाई वरुण पहले से आया था। रितेश काजल से कहता है, भाभी आप मुझे कॉल करती थी कि वरुण आया हुआ है तो मैं पानी पूरी ज़्यादा ले आता। नहीं नहीं देवर जी, बहुत ले आए हो आप पहले से। फिर हम बाहर भी तो रात में जा रहे हैं ना। दीदी इतना हैवी खाना खाकर तुम रात में बाहर खाना खाने जा पाओगे क्या? तू भी ना भूल गया, हम हमेशा शाम को बाहर का खाना खाया करते थे। काजल सबको पानी पूरी और भजिया खिला देती है। तब देव कहता है, पेट तो नाक तक भर गया है, अब रात के खाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। देव की बात से काजल का मुंह उतर जाता है। तब रामा अवतार कहता है, अरे तुझे नहीं खाना तो मत खाना, कोई जबरदस्ती है क्या? लेकिन बहू का मन है तो चलो। वही ना पापा जी, कितने दिनों से मैं कहीं गई नहीं हूँ, वरुण भी फिर कल चला जाएगा। बाबा रे, कभी तो मुझे लगता है ये मेरा नहीं तुम्हारा मायका है और मेरा ससुराल। सब हंसने लगते हैं और फिर सब तैयार होकर खाने को बाहर चले जाते हैं। उसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज रूपा की पड़ोसन शोभा उनके घर आती है। शोभा को देखकर रूपा कहती है, कैसी हो शोभा, बड़े दिन के बाद दर्शन दिए। हाँ रूपा, वक्त ही नहीं मिल पा रहा था घर के कामों से। मेरी बहू को हाथ हिलाने में उसकी नानी मरने लगती है ना। अरे ऐसा क्यों कह रही है, वो भी तो बेचारी नए घर में आई है, उसे भी एडजस्ट करने में वक्त लगेगा। ये सब बात रहने दे, अब क्या साल भर तो हो गया, फिर भी उसके ड्रामे ना खत्म नहीं होते। एक बहू होने का ये भी नुकसान है, उसके भाव ना बहुत बढ़ जाते हैं। तेरा सही है, तेरी 2 बहुएं होंगी तो एक को देखकर दूसरी को करना ही पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ झट से दूसरी बहू ले आ, वरना कहीं तेरी काजल भी मेरी बहू जैसी ना हो जाए। रूपा चुपचाप शोभा की बात सुनती है और मन ही मन कहती है, काजल को मैंने कभी अपनी बहू समझा ही नहीं, हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। शोभा रूपा को हिलाकर पूछती है, क्या हुआ रूपा, मेरी बातें सुनकर चिंता में पड़ गई? अरे झट से अब रितेश की भी शादी कर दे। हाँ, रितेश की भी अब शादी लायक उम्र तो हो गई है, इसलिए उसके लिए भी अब लड़की देखती हूँ, ना कि मुझे कोई डर है इस वजह से ऐसा कर रही हूँ। शोभा मन ही मन कहती है, मुझे सब पता है रूपा, तू क्यों ऐसा कह रही है। मुझसे बोल देगी तो तेरी इज्जत कम जो हो जाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, रितेश की शादी पक्की हो जाए तो मुझे ज़रूर बताइयो। शोभा वहाँ से चली जाती है। रात को जब सब खाने के टेबल पर बैठे थे तब रूपा कहती है, मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो भाग्यवान। रितेश की उम्र शादी की हो गई है, अब उसके लिए लड़की देखनी होगी। ओहो देवर जी, अंदर तो मन में लड्डू फूट रहे हैं, अब मैं भी बहू से जिठानी बन जाऊंगी। हाँ, सबसे ज़्यादा खुशी तो तुझे ही होगी। मम्मी अभी रुक जाते हैं ना, इतनी भी क्या हड़बड़ है। देवर जी आपको नहीं है, लेकिन मुझे तो है ना, मुझे नए नए कपड़े पहनने हैं, मैं इतना सुंदर लहंगा पहनूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। बेटा, देव की भी तो इसी उम्र में शादी हुई थी, सही उम्र में सब हो जाए तो सही रहता है, वरना ना बहुत दिक्कत होती है। मुझे बताए बच्चे, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? इससे कोई ना कोई पसंद है मम्मी। भैया तुम भी भाभी की साइड ले रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा ही होता है देवर जी। अरे भाई ठीक है, करवा दो मेरी शादी, अब तो खुश हो सब। हाँ हाँ, हम तो खुश है ही। ठीक है, तो फिर हम लड़की देखना शुरू करते हैं। रूपा रितेश की अच्छी अच्छी तस्वीरें निकलवाती है और बायोडेटा बनवाकर एक अगवा को देते हुए कहती है, मेरे रितेश के लिए एक सुंदर सुशील लड़की खोज कर लाओ, मुंह मांगे रकम दूंगी मैं। क्या बोल रही हो आप? आज कोई पहली बार मैं आपके घर के लिए लड़की देख रहा हूँ क्या? ये मेरा भी तो घर है, एक नंबर लड़की खोज कर लाऊंगा मैं।
फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। इधर काजल भी रितेश की शादी को लेकर बहुत खुश थी। तभी काजल की बेस्ट फ्रेंड अंजलि का फोन उसे आता है। आज ना मैं तुझे याद कर रही थी और तेरा फोन आ गया। पता है मेरे देवर के लिए सब लड़की देख रहे हैं, तू आना उसकी शादी में। हाँ, तू पागल तो नहीं हो गई है ना जो इतना खुश हो रही है देवरानी के आने पर? तेरी देवरानी आकर सबसे पहले तुझे ही यहाँ से निकाल देगी। अभी जहाँ सबके दिलों में तू राज कर रही है ना, वहाँ वो राज करने लगेगी। अभी सब काजल काजल करते नहीं थकते, और फिर तेरी कीमत कम हो जाएगी। वो तो नहीं होगी ना, तो सब उसका करेंगे, तुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर क्या करेगी तू? पता है मैं अभी ना तेरी तरफ बहुत खुश थी मेरी देवरानी के आने पर, लेकिन अब तो मैं इतनी दुखी हूँ कि पूछ मत। मेरी इज्जत तो 2 पाई की भी नहीं रह गई इस घर में। सच में ऐसा होता है क्या? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? यकीन नहीं आता तो एक बार मेरे घर आकर देख ले। कितने दिनों से मैं तुझसे बात करने की सोच रही थी, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी। इन सब झंझटों में ऐसी फंस गई हूँ कि पूछ मत। अरे अब क्या करूँ यार, रितेश के लिए सब लड़के जोर शोर से ढूंढ रहे हैं। इस झाड़ी में ही उसकी शादी कर देंगे। मेरा हाल भी तेरी तरह हो जाएगा तो क्या करूँगी मैं? कहाँ जाऊँगी मैं? मुझे नहीं चाहिए देवरानी। मैं मम्मी जी से कह देती हूँ कि रितेश की शादी अभी ना करे। रितेश तो मना कर ही रहा था, मैंने इतना जिद करके उसे शादी के लिए मनाया। भूल कर भी ये गलती मत करना, तेरी सास समझ जाएगी कि तू रितेश की शादी होने देना नहीं चाहती। अरे तो अब तू ही बताना मैं क्या करूँ? अरे कुछ नहीं करना, तुझे बस अपना थोड़ा सा दिमाग चलाना है। जैसे ही तेरे देवर के लिए कोई लड़की देखने जाएगा तो तू उस लड़की से अकेले में बात करके उसके कान भर देना, ताकि लड़की वाले ही रिश्ते के लिए मना कर दे। अरे सो तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरे इतना करने पर भी लड़की वाले रिश्ते के लिए हाँ कर देंगे तो फिर क्या करेंगे हम? ऐसा हुआ तो तू रितेश के कान भर देना, बात खत्म। ठीक है अंजलि, अच्छा हुआ आज तुझसे बात हो गई, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। चल ठीक है, किसी की तो लाइफ बचे। अब काजल के दिमाग में बस यही घूमते रहता है कि किसी भी तरह मुझे जिठानी नहीं बनना है। अगले दिन अगवा एक रिश्ता लेकर रूपा और रामावतार के पास आता है। भाभी जी एक बहुत ही अच्छा रिश्ता हाथ लगा है, इसे हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये कोई बोलने वाली बात है? लड़की सुंदर होगी तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। छठ मंगनी पट शादी कर देंगे। ठीक है तो कल ही चलते हैं लड़की वालों के घर, वहाँ बैठकर बातें भी हो जाएगी और सब लड़की को देख भी लेंगे। ठीक है, तो कल शाम 4 बजे का वक्त उनको कह दीजिएगा। अगवा खुश होकर चला जाता है और इधर काजल लड़की वाले के यहाँ जाने की बात सुनकर उदास हो जाती है। काजल तेरे हिस्से का निवाला खाने कोई आ जाए उससे पहले कुछ कर। कल मैं उस लड़की को इस रिश्ते के लिए हाँ कहने ही नहीं दूंगी। अगले दिन शाम को 4 बजे सब तैयार होकर लड़की वाले के घर जाते हैं। लड़की हाथों में चाय और नाश्ता लेकर आती है। लड़की को देखते ही सबको लड़की पसंद आ जाती है। रितेश तो उसे देखता ही रह जाता है और रूपा को भी लड़की बहुत पसंद आ जाती है। काजल बस बैठे बैठे रूपा और रितेश की नजरों को ही देखती रहती है और मन में कहती है, गई भैंस पानी में, दोनों को लड़की पसंद आ गई है। ये लोग कुछ कहे उससे पहले मैं ही लड़की से बात कर लेती हूँ। इतने में ही रूपा बोल पड़ती है, हमें तो आपकी लड़की पसंद आ गई है, अब तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक बार लड़के से तो पूछ लीजिए। अब मुझे लड़की पसंद है। देवर जी अकेले में बात तो कर लीजिए, आजकल बात करना जरूरी है, क्यों आंटी जी? हाँ काजल बिटिया सही कह रही है, लड़के लड़कियों को आपस में बात कर ही लेनी चाहिए, जमाना ही ऐसा है। काजल रितेश और लड़की को कमरे में छोड़ने जाती है और रितेश से कहती है, देवर जी आराम से बात कीजिएगा, हमें कोई हड़बड़ नहीं है, चलती हूँ मैं। थोड़ी देर बात करके जब आपका मन भर जाए तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगी लेने। हाँ भाभी। रितेश और लड़की 1 घंटे तक आपस में बातें करते रहते हैं। मुझे तो आप पसंद है, क्या आपको मैं पसंद हूँ? जी हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। तब काजल कमरे में आती है और रितेश से कहने लगती है, देवर जी अब हो गया कि बात ही करते रहोगे, मुझे भी थोड़ा बात करने का मौका दो अपनी देवरानी से। हाँ भाभी ज़रूर, आप दोनों बातें करो, मैं चलता हूँ। रितेश चला जाता है और काजल लड़की से कहती है, कैसे लगे तुम्हें मेरे देवर जी? अच्छे हैं, मुझे पसंद है वो। सो तो है, मेरे देवर जी बहुत अच्छे हैं। अरे क्या हुआ अगर थोड़ा पीते हैं तो? वैसे उनमें ना कोई ऐब नहीं है, बस 2-4 लड़कियों को लेकर बाइक से घूमते रहते हैं। क्या लड़कियां घुमाते हैं? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम है।
मेरे देवर जी एक बार तो एक लड़की को लेकर भाग गए थे लेकिन फिर वापस भी आ गए। हाँ वैसे ना बहुत अच्छे आदमी है। अब चलो सब इंतज़ार कर रहे होंगे ना। लड़की और काजल सबके सामने आते हैं। तब लड़की का पिता कहता है, रामावतार जी, हमें आपका लड़का पसंद है। हमें तो भाई आपकी बिटिया पहले से ही पसंद है। शादी की तारीख निकलवा कर अब मिलते हैं। काजल का खून सूखने लगता है। इतने में ही लड़की बोल पड़ती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मुझे नहीं करनी शादी इस रितेश से। अरे बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें रितेश पसंद नहीं आया? लड़की वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। अब जब बिटिया ने ही मना कर दिया तो माफ़ कीजिए, ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे लेकिन भाई साहब एक बार मुझे बात तो करने दीजिए बिटिया से। नहीं बहन जी, हमें माफ़ कीजिए, हम अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। काजल की आंखों में खुशी छलक आती है। वो अपने मन में कहती है, वाह अंजलि, तेरा नुस्खा तो काम कर गया, अब मुझे जिठानी नहीं बनना होगा। सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है और रूपा सबके साथ वापस चली जाती है। घर जाकर देव कहता है, इतनी सुंदर लड़की हाथ से निकल गई। अरे तो क्या हुआ, उसकी किस्मत फूटी है जो मेरे देवर जी को मना कर दी। अरे कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है रितेश को। लेकिन वजह तो पता चले कि अचानक हुआ क्या उसे। लड़की का चक्कर होगा किसी और के साथ, वरना मेरे बेटे को कौन मना करेगा। हीरो लगता है मेरा रितेश। इसी तरह से दिन बीतने लगते हैं। जिस भी लड़की को रूपा अपने परिवार के साथ देखने जाती, काजल अपनी मीठी मीठी बातों से उसके कान भर देती और रिश्ता टूट जाता। बार बार रिश्ता टूटने के कारण रितेश हताश हो जाता है और एक रोज देव से कहता है, भैया क्या शादी करना इतना ज़रूरी है? मुझे नहीं करनी शादी। अरे पागल, तू अपना मन छोटा क्यों करता है? तेरी शादी किसी जान पहचान वाली लड़की से ही कर देंगे जो तुझे पहले से जानती होगी, तो मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अरे बेटा वो तेरे साथ मुस्कान नहीं पड़ती थी, उससे बात चलाऊं क्या? वो तेरे लिए कभी मना नहीं करेगी। तेरी और उसकी तो बनती भी अच्छी है। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। अगले दिन रूपा अपने परिवार के साथ रितेश का रिश्ता लेकर मुस्कान के घर पहुंच जाती है। हमें तो रितेश कॉलेज के वक्त से ही पसंद था। बहन जी आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी रितेश के लिए ही सोच रही थी इतने दिनों से। बच्चे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और शादी के लिए क्या ही चाहिए। मुस्कान चाय नाश्ता लेकर आती है। रितेश और मुस्कान का रिश्ता तय हो जाता है। अब काजल के दिल पर तो सांप लौटने लगता है। वो अपने मन में कहती है, मुस्कान को तो कुछ बोल भी नहीं सकती, वो तो पहले से ही रितेश पर फिदा है। इस बार कुछ और करना होगा। रितेश को मुझे मुस्कान के खिलाफ भड़काना होगा। सगाई का मुहूर्त निकलवा कर रूपा अपने घर चली जाती है। इधर काजल रात को रितेश को उसके कमरे में दूध देने जाती है और रितेश को मुस्कान की तस्वीरें देखते हुए देखकर कहती है, मुस्कान दिखने में बहुत सुंदर है। तो क्या हुआ, लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है, बच्चे ही नाटे होंगे ना, और क्या ही होगा उससे ज़्यादा। वैसे सोचने की बात तो ये है कि अब तक मुस्कान की शादी हुई क्यों नहीं? इतनी सुंदर सुशील होने के बावजूद भी। हो सकता है उसमें कोई अंदरूनी बीमारी हो, जैसे बच्चा नहीं होने की। लेकिन ये सब क्या ही मायने रखता है देवर जी, लड़की सुंदर है और हमें क्या चाहिए। कैसे मायने नहीं रखता भाभी? शादी के बाद बच्चे नहीं होंगे तो शादी करके मैं करूँगा क्या? देखो लड़की ना मुझे बहुत पसंद आ गई है। 10 लोग 10 बातें, लेकिन आप इन सब पर ध्यान मत देना देवर जी। लड़की बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे लगा उसकी आंखें थोड़ी ना महंगी है। अच्छा देवर जी मैं सोने चलती हूँ, आप भी दूध पीकर सो जाना। अगले दिन सुबह पहले रितेश उठकर मुस्कान को कॉल करके कहता है, मुझे माफ़ कर दो मुस्कान, मैं ये शादी नहीं कर सकता हूँ। अरे क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो रिश्ता लेकर क्यों आए थे मेरे घर? मेरे दिल में उम्मीद क्यों जगाई? मुझे माफ़ कर दो मुस्कान। रितेश इतना कहकर फ़ोन रख देता है। इधर मुस्कान की माँ रूपा को कॉल करके सब बताती है। मम्मी, आज के बाद मुझे शादी के लिए कुछ मत कहना। काजल तो इस खुशखबरी को सुनकर इतनी खुश होती है कि क्या बताएं, और खाने में सबके लिए मटर की कचौड़ी और आलू दम और खीर बनाती है। मेरी जिंदगी का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। अब मुझे जिठानी नहीं बनना पड़ेगा, कभी नहीं आएगी मेरी देवरानी। ये सब रितेश सुन लेता है और सन रह जाता है। मतलब अब तक जो भी रिश्ते मना हुए उसके पीछे भाभी का हाथ था?
सब खाने के टेबल पर बैठे थे। काजल सबको खाना परोसती है और कहती है, सब अपना मुंह लटका कर क्यों रखे हो? खाना खाओ, मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया है। सब खाना खाने लगते हैं और रितेश झट से उठकर कहता है, भाभी, आपको क्या मिला ऐसा करके? मेरे बारे में आपने सबके कान भरे, आपको शर्म ही आई? आपने क्या सोचा कि आपके इस भोले भाले चेहरे के सामने किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? सबके होश उड़ जाते हैं और रोती हुई काजल कहती है, देवर जी, मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हुई थी आपकी शादी की बात सुनकर, लेकिन मैं क्या करती, मेरी देवरानी के आने से आप लोगों का प्यार मेरे लिए कम हो जाता और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू तू पागल है क्या? ये सब तुझे किसने कह दिया? एक बच्चे के आने से दूसरे बच्चे की कीमत कम नहीं हो जाती। क्या रितेश के पैदा होने से देव के लिए मेरा प्यार कम हो गया? तेरे लिए हमारा प्रेम कभी कम नहीं होगा। इस घर की बड़ी बहू तू है और तू ही रहेगी। मेरे कारण देवर जी का रिश्ता टूटा है तो मैं ही उनका घर बसाऊंगी, मुस्कान को मनाकर अपनी जेठानी बनाऊंगी। और काजल मुस्कान को रितेश से शादी करने के लिए मना लेती है और मुस्कान की शादी हो जाती है रितेश के साथ। ये था मेरा जेठानी ना बनने से लेकर जेठानी बनने का सफर।